Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome on our YouTube channel Happy Commerce Hub. कैसे आप सब लोग? आई होप एंड विश एवरीबडी इज़ फाइन और जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो का टॉपिक है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एमपेट 2022। इसमें जितने भी जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, कैंडिडेट्स को जितना कन्फ्यूज़न है, कोशिश करूँगी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको क्या हो क्लियर हो जाएँ और कहीं भी आपको उस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए इधर उधर परेशान ना होना पड़े, या तो बेसिकली या तो आपको किसी सीनियर को ढूंढना पड़ेगा अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है तो, जो कि बेसिकली रैंडम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ अगर स्टूडेंट्स बाहर के हैं, ठीक है, तो वो कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स को ढूंढेंगे। XYZ जो भी है, तो हम ये ट्राई करेंगे कि जितनी भी क्वेरीज मेरे पास आई, जो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू आपसे पूछी थी, टेलीग्राम के थ्रू पूछी थी, इसके अलावा जो मुझे लगता है कि हाँ कैंडिडेट्स को यहाँ पर इशू आ सकता है, मैंने कोशिश करी है कि सारी प्रॉब्लम्स एक ही वीडियो में कवर हो जाए। फिर भी इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा माय व्हाट्सएप इज़ ओपन फॉर यू, तो आप वहाँ भी अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। विदाउट एनी डिले वी हैव टू स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर 11 क्वेश्चन यहाँ पर है और नेक्स्ट स्लाइड में भी सेम 11 क्वेश्चंस हैं, तो हम बात करेंगे 22 क्वेश्चंस की, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें 99.99% जितनी भी क्वेरीज है ना आपके एमपेट एग्जाम को लेकर वो सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और जो भी कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो चैनल है वो PhD कैंडिडेट्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कैंडिडेट्स के लिए, इसी के साथ राजस्थान GK और एक बहुत जो न्यू पॉपुलर एग्ज़ाम आया है EORO, तो उसके भी कुछ टॉपिक्स की हम यहाँ पर इन फ्यूचर बात करेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेरीज ऑफ योर्स। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ एमपेट। बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो पता है कि व्हाट इज़ एमपेट, बट अगर किसी को नहीं पता है तो बता देती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान PhD स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, और उसके थ्रू क्या होता है, PhD में एडमिशन मिलता है। और उस टेस्ट का नाम क्या है आपका, उस टेस्ट का नाम है आपका एमपेट। अगर हम एमपेट की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान MPhil एंड PhD एडमिशन टेस्ट। तो जो एमपेट है वो क्या है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का MPhil और PhD के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। इसकी बात करते हैं, व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी वही है जो बेसिकली नेट वाली है, यानी कि 55% आपका क्या होना चाहिए, PG में होना चाहिए, और जो रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद है, हाउ मैनी पेपर्स आर देयर। तो यहाँ पर 2 पेपर आपके लगेंगे, जस्ट लाइक नेट एग्जामिनेशन, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका कॉमन होगा, लास्ट टू लास्ट जो अटैम्प्ट हुआ था उसमें साइंस वालों के लिए पेपर 1 जो था अलग लगता था, बट लास्ट टाइम से क्या हुआ है, पेपर 1 तीनों स्ट्रीम्स के लिए कॉमन हो गया, आइदर इट्स कॉमर्स, साइंस और आर्ट। तो पेपर 1 कॉमन रहने वाला है, और जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट का होगा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपका नेट है, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका PG है उसमें क्या होगा, आपको पेपर देना होगा, जस्ट लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स। इसके अलावा अगर हम कॉमर्स की बात करें तो ABST, बिजनेस एड, आर्ट्स के भी जितने सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, तो डिफरेंट क्या होंगे आपके एग्जामिनेशन इन होंगे और पेपर लगेगा। और पेपर 2 आपका क्या होगा, आपके रिलेटेड सब्जेक्ट का होगा। नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। हाउ मच मार्क्स, तो कितने मार्क्स का पेपर होगा, कंप्लीट जो आपका पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। कैसे होगा वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो पेपर है उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और 100 मार्क का पेपर 1 होगा। और गाइस ध्यान रखिए, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, वही 2 नंबर ईच, और 200 का ये हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास हो गया 300 का कंप्लीट पेपर। यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाता है, और चूँकि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो यू में अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। 1 आवर का होता है आपका पेपर 1, ठीक है, कंबाइंड नहीं होता, ध्यान रखना, अलग अलग पेपर होता है। 1 आवर का पहले पेपर 1 होगा और 2 आवर्स का क्या होगा, पेपर नंबर 2। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इसकी वैकेंसी आएगी, जब भी ओपनिंग्स आएंगी, तो ये बात ध्यान रखें कि आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं भर सकते। उसका रीज़न है कि सेम डे एग्ज़ाम लगता है। अगर अलग अलग दिन लगता तो हो सकता था कि आपको बैठने का मौका मिलता है एक से अलग सब्जेक्ट्स में, बट एक ही दिन पेपर लगता है, सो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस मैंने टाइप नहीं करे हैं, ठीक है, उनको हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलिंग फ़ीस लगेगा वो समथिंग
एज़ पर माई नॉलेज 2850 रुपीज़ के आसपास लगेगा आपका, यानी कि फॉर्म की फ़ीस है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है लाइक अपना SC ST OBC कैंडिडेट, उनको कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे कैंडिडेट जनरल का हो चाहे किसी और भी कैटेगरी का हो, ठीक है। फ़ीस आपको 2850 ही पे करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलिंग फ़ीस है। हाउ मेरिट डिसाइड्स, ये क्वेरी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे पूछी थी, तो मेरिट कैसे डिसाइड होगी वो देख लेते हैं एक बार। आप पेपर देंगे 300 मार्क्स का, ठीक है, और इसमें से आपके मार्क्स क्या होंगे, जितने भी मार्क्स आप लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल 210, 250, 240, और जितनी भी सीट्स होंगी उसमें रिजर्वेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट का लागू होता है वो होगा ही होगा। तो उस अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, मेरिट डिसाइड होगी। जो टॉप में आएंगे वो ऑब्वियस बात है क्या होगा, डिपार्टमेंट में सिलेक्शन ले जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो येस देयर इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो 40% है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको मिनिमम 40% लाने होते हैं। और इसी के साथ आप ध्यान रखें, इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन सिस्टम। JRF नेट कैंडिडेट्स एग्जाम और नॉट, हाँ एक ये भी कह रही थी क्योंकि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो नेट JRF कैंडिडेट्स को क्या कर देती हैं, एग्जाम कर देती हैं। पर गाइस आप ध्यान रखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऐसा नहीं करती है। अगर आपके पास JRF है, आपके पास नेट है, तब भी आपको पेपर देना पड़ेगा। और नई NEP जो है कुछ अमेंडमेंट्स उसमें है कि उनके लिए क्या करें, जो नेट कैंडिडेट्स है 60% सीट्स रिजर्व रखी जाए। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इस साल वो फॉलो करती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाए, तब भी एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना पड़ेगा। प्रॉफिट टू MPhil नेट JRF, एक क्वेरी ये भी आई थी व्हाट्सएप पर कि मैम क्या प्रॉफिट है MPhil को, नेट को, JRF को। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, एक तो जनरल PG स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है और एक ये थोड़े से स्पेसिफिक वाले स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए एंड ऑब्वियसली मिलेगा भी। ध्यान रखिए जो कंप्लीट मार्क्स होंगे उसमें आपको JRF वालों को 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, नेट वालों को 5, और एज़ पर माई नॉलेज MPhil वालों को 7 नंबर क्या होंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए आपके 300 में से कितने नंबर आए, 200 नंबर आए, और आप MPhil स्टूडेंट है तो वो नंबर आपके 207 काउंट किए जाएंगे। और अगर आप नेट है तो वो नंबर कितने काउंट किए जाएंगे, आपके 205 काउंट किए जाएंगे। और अगर आप JRF है तो वो नंबर 210 काउंट किए जाएंगे। छोटा मोटा अमेंडमेंट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जब भी ये विज्ञप्ति आएगी तब आपको प्रॉपर क्या होगा, वीडियो के थ्रू एक एक चीज़ यहाँ पर मालूम चल जाएगी। इसी के साथ जो अपडेट्स रहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर और टेलीग्राम चैनल पर मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिलेटेड PDF वगैरह जो है वो सब आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। आपकी कुछ पर्सनल क्वेरीज और क्विक अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज सकते हैं। आई विल सेव योर नंबर, तो ताकि जो मेरे फ्यूचर अपडेट्स हैं वो आपको दिखते रहें। इज़ देयर एनी इंटरव्यू, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं गाइज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाता है, ठीक है। जो मार्क्स आप रिटर्न पेपर में लेकर आ रहे हैं वही क्या होंगे, आपको आपकी मेरिट दिलवाएंगे, वही एडमिशन दिलवाएंगे। ऐसा कुछ इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिए, दूसरी बात कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है, MCQ बेस्ड ही पेपर है। आपके पास कितने 50 क्वेश्चन तो पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन किसमें, पेपर 2 में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच कंपटीशन इज़ देयर। देखो कंपटीशन तो कहाँ नहीं है, तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ कंपटीशन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही रहेगा। अब कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है, इन फ्यूचर लागू होने वाला आपका टेबल 3B का नियम, आपका API स्कोर। क्योंकि अगर कैंडिडेट PhD है तो उसको सीधे सीधे कितने मार्क्स का जंप मिलेगा, 25 to 30 मार्क्स का उसको जंप मिलेगा। तो कैंडिडेट्स ये ट्राई करेंगे कि यार हमें एडमिशन मिले, हमें एडमिशन मिले। दूसरी बात, वो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिनके पास क्या है, JRF सर्टिफिकेट है, तो वो लोग अपना अमाउंट क्यों लॉस में डालना चाहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग अप्लाई करेंगे। और इसके साथ एक फैक्टर ये भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो लोग एक तरीके से वो तैयारी भी हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन तो अच्छा खासा रहने वाला है। एक कंपटीशन का कम होने का बस एक रीज़न हो सकता है, इसकी फ़ीस, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फ़ीस है 2850 और सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम है। अब मैटर ये आता है कि एक्चुअल कैंडिडेट वही फिल करेगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वही कैंडिडेट फिल करेगा जो एग्ज़ाम को लेकर सीरियस होगा। केवल और केवल आप मान के चलें 10 to 20% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो फालतू में फॉर्म भर देंगे, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है। ये ऐसा तो है नहीं कि 280 या 250 रुपीज़ का अमाउंट है, 3000 के आसपास का अमाउंट है। तो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स मुझे लगता नहीं है इसको भरेंगे, और भरेंगे तो उनकी संख्या 20% से ज़्यादा नहीं होंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जो कैंडिडेट एक्चुअल बैठेगा यानी कि वो सीरियस कैंडिडेट है। दूसरी बात, कैंडिडेट कितने रहेंगे इसको पता करने का ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता, ये पता केवल एग्जामिनेशन के दिन चलता है। वो भी जब आप कहाँ पर जा रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जहाँ पर अपना रोल नंबर जिस बोर्ड पर आप चेक करेंगे उस एग्ज़ाम हॉल में आपको जाकर पता चल जाता है कि आपके सब्जेक्ट में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। दूसरी बात, मेरी एक MPAT की लिस्ट और है जो मैंने लास्ट ईयर वाला MPAT आया था उसके टाइम बनाई थी।
तो उसमें एक प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड है, पेपर 1 करके, तो आप वो लोग वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा 2-3 वीडियोज़ और हैं जिसमें मैंने कट ऑफ वगैरह का जिक्र किया है, प्रीवियस ईयर पेपर का जिक्र किया है, कैसे आप एग्ज़ाम फाइट करें, काफ़ी सारी चीज़ें। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगी प्लेलिस्ट का, तो आप क्या करें, उन वीडियोज़ को जाकर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल। तो गाइज़ एक बात मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं भी अवेलेबल इसके नहीं होंगे, कहीं भी का इन द सेंस मार्केट में तो अवेलेबल होंगे नहीं, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। उसका रीज़न है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें नहीं बैठते। अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें, जस्ट लाइक मान लीजिए अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, बायो की बात करते हैं, तो पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 700 to 800 मोर देन स्टूडेंट्स नहीं बैठते, ठीक है। मैक्सिमम इतना होता है, खींच के किसी पे मान लीजिए 1000 स्टूडेंट बैठेंगे, इसके ऊपर किसी भी सब्जेक्ट में कैंडिडेट नहीं बैठता। और इतने से कैंडिडेट के इंटरेस्ट के लिए क्या करेगा, कोई भी पब्लिशर ऐसा पेपर वगैरह क्या करता है, पब्लिश नहीं करता। तो आप ये ध्यान रख के चलें कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं नहीं मिलने वाले। दूसरी बात, पेपर साइट पर भी नहीं है। अब पेपर मिलेंगे कहाँ, तो मैं आपको बता दूं, आई हैव सम एग्जामिनेशन पेपर्स कि जो पेपर 1 है कॉमन पेपर, वो मेरे पास अवेलेबल है, और इसी के साथ जो कॉमर्स स्ट्रीम के पेपर्स हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं। एंड मैं यही बता दूं, वरना ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर रहे चीज़ें, कन्फ्यूज़न ना हो। गाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होंगे, एक सच नॉमिनल अमाउंट आपको देना पड़ेगा, और ये आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे इन द PDF मोड विद द आंसर्स। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, एमफिल सीट्स विल कम और नॉट, ये भी क्वेरी आई थी। तो देखिए गाइज, जो एमफिल है वो नई वाली NEP में क्या की गई है, गायब की गई है एक तरीके से। अभी तक तो वो शामिल है, तो अभी तक तो हम यही मान के चलेंगे कि एमफिल की सीट्स भी आएंगी ही आएंगी। एमफिल एंड JRF, इसका मतलब हो गया कि जब हम एमफिल करते हैं तो क्या हमें JRF का अमाउंट मिलता है। बिल्कुल, अगर आप एमफिल में एडमिशन लेते हैं तो JRF का अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन ये है कि क्या केवल नेट क्लियर होने के बाद ही हम पेपर दे सकते हैं। नहीं, आप ये मान लीजिए इस बार अगर ये वैकेंसी आती है और नए रूल्स के साथ नहीं आती है, तो आपके पास लास्ट मौका रहेगा। जो नॉर्मल PG कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, विदाउट नेट JRF, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना आ जाएगा, उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी यहाँ पर पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ़ सीट्स। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं, कोई भी प्री डिटरमाइन ये नहीं कर सकता। ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स निकली हैं। किसी किसी डिपार्टमेंट में 10 भी निकल सकती हैं, 5, 20, 30 कितनी भी हो सकती हैं, उसका कोई असम्पशन नहीं लगा सकता। एमपेट 2018 में केमिस्ट्री में 97 सीट्स निकली थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ उसमें कम सीट्स थी। तो अब देखते हैं कि कितनी सीट्स निकलती हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ की हम बात करें तो इस पर मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में बना रखा है, और इसमें हम एक अच्छी खासी वीडियो और बनाएंगे। इसकी वीडियो हम बनाएंगे जब एक्चुअल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इतनी मायने नहीं रखती। पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ गाइज, अब ये मान के चलो कि किसी भी सब्जेक्ट में 200 से नीचे कट ऑफ नहीं गई, और खासकर जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं उनकी कट ऑफ तो हायर थी। कुछ कुछ सब्जेक्ट में तो 240 प्लस कट ऑफ गई है आउट ऑफ 300। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पर, पेपर के लेवल पर, नंबर ऑफ़ सीट्स पर, तो वो डिटरमाइन करती है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। पर हाँ, एमपेट बहुत मेहनत मांगता है, इसमें कोई शक नहीं है। निकलेगा वही जो मेहनत करेगा, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा तो आएंगी नहीं, सेलेक्टेड सीट्स आएंगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसमें भी रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे पास, वेटेज का सिस्टम है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देते हैं, तो आप उसका ध्यान रखें। मेरा मानना तो ये है कि जो कैंडिडेट सीरियस है उनको अभी से क्या करनी चाहिए, तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक इसमें पॉइंट मिसिंग है, उसकी हम बात कर लेते हैं, सिलेबस की। तो सिलेबस का मैं बता दूँ, जब आपका क्या होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा तब एक लिंक जनरेट होगा और उसी में सिलेबस होगा। बट मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेबस अवेलेबल हैं, तो अगर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, और डिमांड रहती है, तो आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन सिलेबस, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस एक वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। कॉमर्स का हम एक वीडियो प्रॉपर बना लेंगे जिसमें ABST EFM और ABST EFM और BADM तीनों रहेंगे। और इसके अलावा साइंस और आर्ट्स के अगर कुछ सब्जेक्ट्स की डिमांड आती है, तो जिन सब्जेक्ट्स की डिमांड ज़्यादा आएगी उनका मेरे पास सबका सिलेबस है, तो मैं आपको वहाँ पर अवेलेबल वो करवा दूँगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए गाइस जो सीरियस है। हाउ मच टाइम टेकन बाय कंप्लीट प्रोसेस, विज्ञप्ति आने के बाद, फॉर्म फिल होने के बाद, एग्ज़ाम लगने से लेकर एडमिशन तक कितना टाइम लग जाता है, तो आप मान के चलिए 3 से 4 महीने में ये प्रोसेस मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है।
क्योंकि विज्ञप्ति निकलती है, ठीक है, उसके बाद फॉर्म भरा जाता है, देन एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम के बाद क्या होती है, फिर काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग होने के अराउंड 10 to 15 to 20 डेज़ के बाद क्या होती है, आपकी क्लासेस लगना स्टार्ट होती हैं। तो हाँ, होते होते 3 से 4 महीने तो लग ही जाते हैं, और इस बीच अगर कोई नया मुद्दा उठा देते हैं स्टूडेंट्स या फिर कुछ भी, तो थोड़ा डिले और हो सकता है, पर हाँ इतना तो लग ही जाएगा। आप मान के चलें 3 मंथ्स तो ईजिली लगते हैं, क्योंकि 20 डेज़ के आसपास हमें फॉर्म फिलिंग का मिलता है, और उसके बाद अप्रॉक्स 1 मंथ के आसपास क्या लगता है, एग्ज़ाम लगने वाला होता है। और इसके बाद आपका ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ में ये लोग रिजल्ट जनरेट कर देते हैं, आंसर की वगैरह, और उसके 10 डेज़ में क्या होता है, आपकी काउंसलिंग होती है, मेरिट डिसाइड होती है। तो कुछ अप्रॉक्स 60-70 डेज़ तो ये तो मिनिमम है, लगेंगे ही लगेंगे। और लक अच्छा होता है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो क्या होता है 3 to 4 मंथ्स भी यहाँ पर हमारे को देखने को मिल जाते हैं, बट इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता ये बहुत एमपेट ही एक ऐसा प्रोसेस है जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बहुत जल्दी कंडक्ट करवा देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ टू गेट प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको एमपेट के लिए अच्छी वाली प्रिपरेशन करनी है तो। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। गाइस, नेट मोस्टली जो स्टूडेंट एमपेट का एग्ज़ाम देगा, जिसको पीएचडी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं उसका ध्यान नेट पर भी है। तो कुछ सिलेबस जो आपका पेपर 1 का होता है वो नेट का ही होता है, 1 या 2 यूनिट को छोड़कर सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। केवल 1 या 2 यूनिट है जो क्या है आपकी नेट एग्जामिनेशन से डिफरेंट है। दूसरी बात, नेट के लेवल जितना ये पेपर टफ नहीं आता, थोड़ा उससे नीचे ही आता है। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कैसे पेपर 1 प्रिपेयर करें आप एमपेट के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगे तो हम बात करेंगे। बाकी फिर भी मैं एक बार और यहाँ पर रिमाइंड करा देती हूँ। तो यहाँ पर हम बात करें तो प्रतियोगिता साहित्य, अरिहंत, ये सब बुक्स आप क्या कर सकते हैं, पेपर 1 के लिए प्रेफर कर सकते हैं। वैन इट विल कंडक्ट दिस ईयर, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन सबकी एक ही क्वेरी थी, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को काफ़ी चीज़ें पता हैं। ये बातें हमने उनके लिए की जो बिल्कुल नए हैं इस सेक्टर के लिए। तो इस बार के अगर हम बात करें एमपेट की, तो गाइस मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर में क्या होनी चाहिए, सीट्स इसकी आ जानी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अगर अक्टूबर में आती है तो अप्रॉक्स दिसंबर तक पेपर लग जाएगा, और नवंबर में आएंगी तो कुछ जनवरी तक ही पेपर लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका इज देयर एनी एज क्राइटेरिया, नहीं, इसका कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता, क्लियर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एज ग्रुप का पर्सन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एक क्वेश्चन है कि जो आउटसाइडर्स हैं, आउट ऑफ राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको रिजर्वेशन सिस्टम मिलेगा या नहीं। जी नहीं, उनको जनरल कैंडिडेट माना जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक है प्रॉफिट फॉर टीचर कैंडिडेट्स। टीचर कैंडिडेट्स कौन होते हैं वो क्लियर कर देती हूँ मैं। टीचर कैंडिडेट्स वो लोग हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कर रहे हैं, पोस्टेड हैं, तो उनके लिए प्रॉफिट होता है। अलग से इनका कोई पेपर नहीं लगता। पहली बात तो इनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, और इसी के साथ एक चीज़ ये रहती है कि हर प्रोफेसर के अंदर में टीचर कैंडिडेट्स की कुछ सीट्स क्या होती हैं, अलग से होती हैं। तो ये टीचर कैंडिडेट ध्यान रखिएगा, केवल वही लोग हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कर रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं। टीचर कैंडिडेट केवल उनको माना जाएगा, उनका कोई एग्ज़ाम नहीं लगेगा, सीधे उनको क्या मिलेगी, पीएचडी की सीट मिलेगी। मैंने ये ट्राई किया है कि मोस्टली जितनी भी इशू और प्रॉब्लम्स हैं वो सारे एक वीडियो में आ जाए। फिर भी हो सकता है कि कहीं किसी को कोई इशू रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, और इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आप लोग, मैंने बता दिया आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड गाइज, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।